हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदित्य प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। आज हम एक केमिस्ट्री का लेक्चर लेकर के आए हैं और वो भी क्लास 12 का। ठीक, आप सभी लोग जान रहे होंगे क्योंकि इसके पहले एक लेक्चर आप लोगों को मिल चुका है और ये क्या है, सेकेंड पार्ट है। सबको पता होगा कि ये सेकेंड पार्ट है भाई। और कौन सा चैप्टर चल रहा था? हम लोग का चैप्टर था सॉलिड स्टेट। पहला लेसन जो है वही हम लोग का चल रहा था। सॉलिड स्टेट में जो ठोसों के प्रकार होते हैं उनको हमने पढ़ लिया था। बेसिक जितने भी नॉलेज हैं सब हम लोग के क्लियर हो चुके थे इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इकाई सेल। ठीक, संकुलन प्रभाज, ये सारी चीजें निकालना सीखेंगे। इकाई सेल भी पढ़ेंगे। ठीक, बहुत सारी चीजें हैं। आज का लेक्चर बहुत शानदार होने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो वीडियो। ठीक, और ध्यान से एकदम पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो। ठीक, पूरे जोश और उम्मीद के साथ पढ़ो क्योंकि आज केमिस्ट्री एकदम धुआं धुआं कर देंगे। ठीक, चलो क्या है भाई, हमको पढ़ना है इकाई सेल। लेकिन इकाई सेल को पढ़ने से पहले हमको दो चीजें पढ़नी है। क्या? क्रिस्टल जालक और जालक। उसके बाद हम इकाई सेल पढ़ेंगे। क्या? क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, फिर जालक, फिर इकाई सेल। तो सबसे पहले जालक क्या होता है? किसी को पता है? पता है? बक दो भाई, बोल दो। मतलब देखो जालक क्या होती है, इसका डेफिनेशन पहले बोल रहा हूं उसके बाद समझाता हूं। ठीक, जालक, अगर हम किन्हीं संघटक कणों को, जब हम संघटक कणों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जालक कहते हैं। संघटक कण, मैंने कहा संघटक कण। अब संघटक कण होते क्या हैं? बताया था मैंने आपको, भूल गया ना? कोई बात नहीं, फिर से बताता हूं। जो संघटक कण हैं वो होते हैं अणु, परमाणु या फिर आयन। क्या है भाई? अणु, परमाणु या फिर आयन होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? संघटक कण कहते हैं, जिनसे मिलकर के क्रिस्टल का निर्माण होता है। कोई भी क्रिस्टल है तो उसके जो संघटक कण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अणु, परमाणु या फिर आयन। उन्हीं से मिलकर के क्या बनता है? क्रिस्टल बनता है। ठीक, अब अणु परमाणु तो पता ही होगा आप लोगों को कि होता क्या है। 9th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो और फर्स्ट ईयर में भी पढ़े ही होगे। ठीक, तो जालक क्या कह रहा है कि संघटक कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं भाई। निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। एक क्या है? कण है, ये भी, ये दूसरा कण, ये तीसरा संघटक कण, ये चौथा, पांचवा, छठा। फिर यहां पर भी हमने व्यवस्थित किया उसी तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ जाओगे। इस लेक्चर को पूरा अगर समझ जाते हो तो ये जो सॉलिड स्टेट है ये पूरा आप लोगों का अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आगे कोई भी चीज आपको कंफ्यूजन नहीं कर पाएगी, इसलिए इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देखना। ठीक, ये क्या है? ये है संघटक कण। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित तो हो गए हैं। नीचे नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना? चलो इधर बना देते हैं। ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित तो हो गया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? तो क्या करते हैं, अब इनको आपस में मिला देते हैं। ठीक, हमने इनसे इनको मिलाया, इनसे इनको मिलाया और इनसे इनको मिला दिया, इनसे इनको। उसी तरह से यहां पर भी करते हैं। यहां पर हमने ऐसे किया। अब क्या करते हैं? इनको इनसे, इनको इनसे, इनको इनसे और इनको इनसे। ये क्या बन गया? ये बन गया क्रिस्टल। ठीक, क्या बन गया? क्रिस्टल बन गया। ठीक है, यहां पर जब हम इसको एक नियमित क्रम में व्यवस्थित करके जब इनको आपस में जब हमने जोड़ दिया, ये क्या है? यही जालक है। क्योंकि जो संघटक कण है वो नियमित क्रम में है भाई, नियमित क्रम में है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नियमित क्रम में आपको दिखाई दे रहा था, मैंने नियमित क्रम में ही बनाया था। और इनको जो हमने आपस में मिला दिया तो क्या बन गए? बन गए जालक। क्या बन गया? जालक बन गया। और फिर उसी तरह से यहां पर भी आप कर सकते हो। ठीक, इनको मिला दो, इनको मिला दो। ठीक, अब क्या है, यहां पर है
इनको मिला दो आपस में, यहां से इसको मिलाया, यहां से इसको मिलाया, ये भी क्या बन गया, ये दो दो क्रिस्टल बन गए, एक तो ये वाला क्रिस्टल और एक ये वाला क्रिस्टल। उसी तरह से आप यहां पर भी कर सकते हो, यहां पर ऐसे कर सकते हो भाई, तीन तीन क्रिस्टल बना दिया हमने, हम ठहरे महान इंसान, हम बना देते हैं क्रिस्टल। ठीक, क्या बन गया, तीन तीन क्रिस्टल बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब क्या पढ़ते हैं, क्रिस्टल जालक। क्या है, क्रिस्टल जालक। इसका डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, जालक बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जो संरचना हमको प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, 3D संरचना, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्रिस्टल जालक। ये जो हमको मिला है ये क्या है, ये एक घन है और घन हमेशा त्रिविमीय होती है, वर्ग तो नहीं है। जैसे मान लो यहां पर हमको ऐसे वर्ग अगर मिला था जब, तो वो क्या था, वो जालक थी, क्योंकि वो वर्ग है, वो 2D है। ठीक, वो क्या है, द्विविमीय है। लेकिन यहां पर क्या है, ये हमको मिला है त्रिविमीय। ठीक, तो जालक के कणों को, जालक का कण, ये वाला जालक, ऊपर वाला भी एक जालक है, ये 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 भी एक जालक है। 6 जालक मिले हैं, तभी तो एक क्या कहता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है। तो यही कह रहा हूं, डेफिनेशन क्या बोल रहा हूं, जालक के कणों को आपस में मिलाने पर जो त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इसको बनाना चाहो तो बना लो। उसके बाद हम पढ़ेंगे इकाई सेल। ठीक, इकाई सेल। जैसे अभी भी अगर कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं आप लोग को बता रहा हूं। जैसे हम एक कमरे में हैं इस समय, आप भी एक कमरे से मुझे देख रहे हो कि नहीं। अब ये मत कहना कि रोड पर बैठ करके देख रहे हो। ठीक, किसी न किसी कमरे में होगे। उस कमरे को अगर आप एक क्यूब अगर मान लें, घन अगर मान लें, ठीक, तो क्या होगा, उस कमरे की जो दीवारें हैं, क्या है, वो है जालक। ठीक, वो क्या है, वो है जालक। और जो कमरा है पूरा, उस पूरे कमरे को आप मान सकते हो क्या, क्रिस्टल जालक। ठीक, और जो दीवार है उसको आप क्या मान सकते हैं भाई, उसको आप मान सकते हैं जालक। और जो दीवारों में जो ईंट लगा है, ईंट जो लगी है ना दीवारों में, उसको आप क्या मान सकते हो, उसको आप मान सकते हो संघटक कण। संघटक कण, कौन से संघटक कण भाई, ये वाले संघटक कण जो ये आप मिला रहे थे। ठीक, यही वाले संघटक कण, यही वाले जिनको आप ऐसे मिला दिए तो एक क्रिस्टल का निर्माण हो गया। उसी संघटक कण की मैं बात कर रहा हूं। जो दीवार के ईंट हैं वो एक संघटक कण है, वो एक क्या है, संघटक कण है। जो दीवार है वो क्या है, जालक है। और जो आपका पूरा ये कमरा है वो क्या है, एक क्रिस्टल जालक है। समझ पाए, अब तो क्लियर हो गया होगा, एकदम पक्का है, क्लियर हो गया होगा। चिल्ला करके पढ़ाना पड़ता है। ठीक, इतना समझ में आ गया, मिटा देना, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, बता देंगे। ठीक, वैसे तो आप लोग व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजें भेजते रहते हो, सर ये सर वो। कई लोग कह रहे थे सर केमिस्ट्री का लेक्चर अब नहीं आ रहा है, पहला पार्ट बस आया। हमने कहा चलो भाई, बच्चों की ख्वाहिश है, सबकी ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश थी, हमने एक लेक्चर आप लोगों के लिए लाया। ठीक, अब हमको क्या पढ़ना है, इकाई सेल। तो इसको भी हम मिटा ही देते हैं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका डिफिनीशन आपने लिखा था ना, वैसे पेपर में इसका डिफिनीशन नहीं आता है, आ भी सकता है, कोई ठीक नहीं है। ठीक, उसको आप लोग नोट करके एक बार पढ़ लेना, पढ़ने मात्र से ही याद हो जाएगी डेफिनेशन। अब हमको पढ़ना है इकाई सेल, दिखाई तो दे रहा है, क्या पढ़ना है भाई, इकाई सेल। इकाई सेल, इसका डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन आप बोल सकते हैं क्रिस्टल की वह सूक्ष्मतम इकाई
किसी क्रिस्टल की वो सूक्ष्मतम इकाई जिससे मिलकर के जालक का निर्माण होता है। ठीक, किसी क्रिस्टल की वो सूक्ष्मतम इकाई, सबसे छोटी इकाई जिससे मिलकर के एक जालक का निर्माण होता है। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इकाई सेल। इकाई सेल क्या है? इकाई सेल वही संघटक कण है जो अभी आपने आपस में मिला दिया था ऐसे, भाई ऐसे आपने कुछ मिलाया था ना, तो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इसको हमने आपस में मिला दिया था, तो क्या बन गया था? ये बन गया था क्रिस्टल। ठीक, क्या बन गया था? क्रिस्टल बन गया था। और इनके जो संघटक कण थे जिनको हमने मिलाया था, यानी जो दीवालों में ईंट हैं, जो दीवालों में ईंट लगे हुए हैं, वही क्या है? इकाई सेल है। उन्हीं से मिल करके दीवाल बना है। दीवाल क्या था? जालक था। ठीक, और पूरा ये कमरा जो था क्रिस्टल जालक था। तो इकाई सेल का डिफिनीशन मैंने बोला था, आप लोग नोट तो कर ही लिए होंगे। अब इसके कुछ प्रकार होते हैं, इकाई सेल के कुछ प्रकार होते हैं जिनको हमें पढ़ना है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरा लेक्चर देखना आराम से। ठीक, समय निकाल करके पूरा लेक्चर देखना, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में। इनके दो पार्ट होते हैं, इकाई सेल के दो भाग हैं। ठीक, पहला है क्या है? इकाई सेल, और इसका पहला भाग है मूल इकाई सेल। इसके भी एक पार्ट होते हैं भाई, लेकिन इनको पहले लिख लेते हैं। मूल इकाई सेल नोट कर लिया आपने। और दूसरा क्या होता है? केंद्रीय इकाई सेल। दूसरा क्या होता है? केंद्रीय इकाई सेल। ठीक, इसके 3 पार्ट होते हैं और इसके केवल एक पार्ट होता है एससीसी। ठीक, एससीसी क्या है? सरल इकाई घनीय सेल। ठीक, इसके क्या होते हैं भाई? सरल इकाई घनीय सेल। मूल इकाई सेल के क्या होते हैं? बस एक पार्ट होते हैं, सरल इकाई घनीय सेल। इसको पी टाइप सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पी टाइप सेल भी कहते हैं इसको। ठीक, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, एससीसी। ठीक, इसको एससीसी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, ये लिखा ही नहीं था मैंने, आप लोग भी नहीं बताते हो। इसके क्या होते हैं भाई? इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या है? बीसीसी होता है। पहला बीसीसी होता है, दूसरा एफसीसी होता है, तीसरा ईसीसी होता है। बीसीसी क्या है उसको भी हम पढ़ते हैं। ठीक, बीसीसी क्या है? काय केंद्रित घनीय सेल। दूसरा क्या है? फलक केंद्रित घनीय सेल। ठीक, दूसरा क्या है? फलक केंद्रित घनीय सेल। फलक केंद्रित घनीय सेल। दिखाई तो दे रहा है ना? चलो, तीसरे वाले का जगह नहीं है, लेकिन तब भी लिख देते हैं। बोल देंगे, लिख लेना। ठीक, या फिर उधर लिख दें, इसको नोट कर लो, बताते हैं। ठीक, तीसरा क्या है? ईसीसी होता है, अंतः केंद्रीय घनीय सेल। ठीक, इधर कहीं लिख दे क्या? चलो इसी में करते हैं। क्या है? अंतः केंद्रीय घनीय सेल। दिखाई दे रहा है? चलो, केंद्रीय इकाई सेल के 3 पार्ट होते हैं, मूल इकाई सेल के 1 पार्ट होते हैं। उसको हम एससीसी से भी कहते हैं, एससीसी भी कहते हैं। ये क्या है? इसका पहला पार्ट काय केंद्रित घनीय सेल। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं
सी। इसको क्या कहते हैं? फलक केंद्रीय घनी सेल, इसको FCC कहते हैं, ठीक, या इसको CCP भी कहते हैं, इसको CCP भी कहते हैं, ठीक। और ये क्या है? अंतः केंद्रीय घनीय सेल, ये क्या है? ECC दिखाई दे रहा है, ECC हमने लिखा हुआ है इसको, ये क्या है? यह ECC है, ठीक, इसको ECC कहते हैं। नोट कर लिए? कर लो, थोड़ा सा उधर गड़बड़ है, ठीक, व्यवस्था नहीं बन पा रही है, इसको मिटा दें। उसके बाद हमको ये सारी चीजें पढ़नी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब इसको मिटा देते हैं, ठीक, नोट कर लो। इसके बाद हमको पढ़ना है इकाई सेल, हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ 2 हेडिंग्स हैं, छोटे छोटे हेडिंग्स हैं, उनको पढ़ लीजिए। उसके बाद इकाई सेल आप लोगों का बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक। तो क्या है? सबसे पहला जो है क्या है? उप सहसंयोजक संख्या, उप सहसंयोजक संख्या या फिर समन्वय संख्या। क्या होती है भाई समन्वय संख्या? जाननी है कि नहीं जाननी है? जाननी है ना, तो पढ़ो, पूरा मन से पढ़ो। क्या है कि क्रिस्टल में क्या होते हैं? संघटक कण होते हैं। क्रिस्टल में संघटक कण होते हैं ना, तो किसी क्रिस्टल में उपस्थित संघटक कण जितने अन्य कणों को स्पर्श करते हैं उसे उस कण का उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उप सहसंयोजक संख्या, यानी समन्वय संख्या कहते हैं, लिखा भी है मैंने, ठीक। किसी क्रिस्टल में उपस्थित संघटक कण जितने अन्य कणों को स्पर्श करते हैं उसे उस कण का उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं, ठीक। अगर एक कण है वो 10 कणों को अगर स्पर्श कर रहा है तो उसकी उप सहसंयोजक संख्या 10 होगी। अगर वो 5 कणों को स्पर्श कर रहा है तो उसकी उप सहसंयोजक संख्या 5 होगी। अगर वो 100 कणों को अगर स्पर्श कर रहा है तो कितनी होगी उप सहसंयोजक संख्या? बुद्धिमान हो, जानते होगे, ठीक। अगर अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो देखो, मान लो ये संघटक कण है, जो छोटे छोटे कण थे उसको हमने जूम कर दिया भाई, उसको हमने क्या किया? थोड़ा सा जूम कर दिया। जूम करके पढ़ना चाहिए, अच्छी बात होती है, ठीक। हमने जूम कर दिया, या फिर ऐसे ना बनाओ, गंदी बात होती है, ऐसे बना लो, थोड़ा सा और जूम कर लो। थोड़ा सा और जूम करोगे तो समझ में आएगा, नहीं करोगे जूम तो भाई तुम जानो, हाँ। चलो, ये क्या है? ये संघटक कण हैं। क्या है भैया? संघटक कण। नाराज तो नहीं हो रहे हो? संघटक कण बना दिए। अब मान लो यहां पे हमको इस कण का अगर उप सहसंयोजक संख्या अगर हमको निकालनी है, तो मैंने बताया ना कि किसी क्रिस्टल में उपस्थित संघटक कण यानी अणु, परमाणु या आयन, तो अणु या परमाणु यही तो है। इसमें उपस्थित संघटक कण अन्य जितने कणों को स्पर्श करता है उसको हम क्या कहते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं, उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। ये इसको स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, इसको भी स्पर्श कर रहा है, ठीक। तो 1 2 3 4 इस वाले कण का उप सहसंयोजक संख्या कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? उप सहसंयोजक संख्या 4 हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम इसका अगर निकालें, इसका, तो ये इसको स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, 1 2 3, तो इसकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला कण है ही नहीं, गायब हो गया है। तो उसकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी होगी? उसकी उप सहसंयोजक संख्या होगी 3। बात क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? आगे बढ़े? कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना, कर सकते हो। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन आप लोगों का दिक्कत हम तक पहुंच नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हम लाइव इस समय नहीं आ पा रहे हैं।
आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो से काम चलाइए। अगर बंदोबस्त हो पाएगा तो जल्द ही आप लोगों के लिए लाइव आएगा। ठीक, आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया कीजिए, पढ़ा कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए। ठीक, सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो वो भी कर दीजिएगा भाई, क्या दिक्कत है। हाँ, पढ़ने को ही तो मिल रहा है, तो सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत है नहीं आपको। चलें आगे बढ़ें। इसके बाद क्या पढ़ना है हमको? इसके बाद हमको पढ़नी है कुछ और चीज़ें। क्या पढ़नी है? जैसे में हमने बताया था क्या क्या पढ़ना है, संकुलन प्रभाज भी अभी हमको इसी में पढ़ना है, फिर उसके बाद इकाई सेल पढ़ेंगे। संकुलन प्रभाज हमको पढ़ना है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, मिटा दें, मिटा देते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले थे? संकुलन प्रभाज पढ़ने वाले थे। क्या? पैकिंग एफिशिएंसी। क्या है भैया? है संकुलन प्रभाज, संकुलन प्रभाज। ठीक, पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन प्रभाज कहते किसको हैं? तो जैसे कभी से मैं चिल्ला रहा हूं, कभी से बक रहा हूं आप लोगों के सामने कि एक जो क्रिस्टल होता है उसका निर्माण कैसे होता है, किसी ठोस का या क्रिस्टल का निर्माण कैसे होता है? संघटक कणों से मिलकर के ही तो होता है। कैसे होता है? संघटक कणों से मिलकर के होता है। तो संकुलन प्रभाज जो है ये भी कुछ इसी से संबंधित है। ठीक, क्या है इसका डेफिनेशन? आप बोल सकते हैं किसी क्रिस्टलीय संरचना में, किसी, नोट करो भाई, सभी लोग नोट करो। ठीक, किसी क्रिस्टलीय संरचना में परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन, यानी जो परमाणु थे उनके द्वारा घेरा गया कुल आयतन, और बटे में क्या होता है? बटे में होता है, या फिर पूरा डेफिनेशन ही सुन लो। किसी क्रिस्टल में संघटक कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन तथा उस क्रिस्टल का कुल आयतन, ठीक, जो ठोस है उसका कुल आयतन एक अनुपात में होता है, यानी नियत होता है। ठीक, किसी क्रिस्टलीय संरचना में क्रिस्टल के परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन तथा क्रिस्टल के कुल आयतन का अनुपात संकुलन प्रभाज कहलाता है। किसी क्रिस्टलीय संरचना में उस क्रिस्टल के परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन, यानी परमाणुओं का आयतन, ठीक, जितने परमाणु हैं उनसे उन परमाणुओं के आयतन में गुणा कर देंगे तो परमाणु का कुल आयतन निकल आएगा, तथा उस क्रिस्टल का कुल आयतन, इसका जो अनुपात होता है वो नियत होता है। कैसे भैया? देखो भाई कैसे, ये देखो, ये एक नहीं कई, ये कई परमाणु हैं, परमाणु है ना, इनसे मिलकर के क्रिस्टल का निर्माण हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? अपने आंख से देख करके बताओ भाई, हम नहीं कहेंगे, तुम बताओ हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो कह रहा है परमाणुओं का कुल आयतन, यानी इसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या है एक परमाणु का आर है, तो सभी परमाणुओं का आर होगा त्रिज्या। ठीक, अब ये परमाणु है तो एक गोला ही तो है, तो एक गोला, तो इसका जो आयतन होगा क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा? क्यूब होगा। आर है, इसकी त्रिज्या आर है, जब त्रिज्या आर है तो पाई आर क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, और ये मान लो ये जेड कण है, मान लो यहाँ पर आपने गिन लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा 20 कण है, तो यहाँ पर गुणे 20 कर देंगे तो इसका पूरे कणों का आयतन निकल आएगा, लेकिन केवल कणों का, ठीक, पूरे कणों का। और ये है एक क्रिस्टल है, ठीक, ये है क्या? एक क्रिस्टल है, तो बटे में क्या कर देंगे? बटे में पूरे क्रिस्टल का जो आयतन है उसको कर देंगे, यानी संकुलन प्रभाज इज इक्वल टू क्या कर सकते हो? परमाणुओं द्वारा घेरा गया
कुल आयतन बटे जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल का कुल आयतन। परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन बटे क्रिस्टल का कुल आयतन। ठीक, क्रिस्टल का कुल आयतन यानी इस क्रिस्टल का जो आयतन है उसको हम V अगर हम मान लेते हैं तो आयतन को V से ही तो लिखते हो, तो परमाणुओं का द्वारा घेरा गया कुल आयतन यानी किसी एक परमाणु का आयतन गुणे Z यानी जितनी भी परमाणु हो उनकी संख्या। Z मतलब क्या है यहाँ पर, जितने भी परमाणु हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। अगर परमाणु अगर 2 है तो Z का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। परमाणु 10 है तो Z का मान 10 होगा। परमाणु अगर 50 है तो Z का मान 50 होगा। ठीक, इतना चीज क्लियर हो गया। और मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी एक परमाणु का जो आयतन है वो इतना है, तो इसको और क्या लिख सकते हो, 4/3 पाई r क्यूब गुणे जितनी संख्या है, संख्या को हमने Z माना है, बटे में क्रिस्टल का कुल आयतन यानी इस पूरे क्रिस्टल का आयतन, इसको हम V से लिखते हैं। ठीक, इसको हम किससे लिखते हैं भैया, V से हम लिखते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, संकुलन प्रभाज। नोट कर लो, संकुलन प्रभाज। क्लियर हो गई। इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक, सभी क्वेश्चंस को भी कराया जाएगा। पहले इसको आप लोग समझ जाइए, नोट कर लीजिए, तब सारे क्वेश्चंस होंगे। थोड़ी सी राइटिंग मेरी गंदी है, मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ इसीलिए बार बार बोल देता हूँ कि मैंने लिखा क्या है, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक, इसलिए हमेशा बोल देता हूँ कि मैंने लिखा क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ी सी राइटिंग गंदी है, थोड़ा सा मतलब मैनेज कर लिया कीजिए। बोलता रहता हूँ, सुन लिया करो, सुन करके ही लिख दिया करो अगर राइटिंग अगर ना समझ में आए तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आपने अभी को पढ़ा SCC, BCC, FCC, ECC, तो उनकी जो Z की संख्या होती है वो कितनी होती है, ये भी हम आपको बता देते हैं। इसको कहीं से मिटा देते हैं। ठीक, यहाँ पे मिटा दें, नोट कर लिए होगे, नहीं किए हो तो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर कॉपी अगर ले करके बैठे हो, अच्छे बच्चे हो तो नोट कर लेना। SCC में Z की जो संख्या है कितनी होती है भैया, 1 होती है। BCC में Z की संख्या 2 होती है यानी 2। FCC में Z की संख्या होती है 4 और ECC में Z की संख्या होती है 4। अब ये Z की संख्या I कैसे है ये बताना है हमको। ठीक, कि कैसे SCC का हमने Z का संख्या निकाला है, BCC का हमने Z का संख्या निकाला है, FCC का, ECC का कैसे हमने Z की संख्या निकाली है ये हम बताएंगे। Z क्या है, प्रभावी परमाणुवीय संख्या। ठीक, यहां पर ये Z क्या है, जहां ऐसे लिख लेना, जहां Z इज इक्वल टू प्रभावीय परमाणुवीय संख्या। ठीक, और V क्या है, आयतन है। देख लिए, पता चल गया ना। अब अगर हम किसी क्रिस्टल का अगर कुल आयतन अगर निकालें तो कुल आयतन हमको पता कैसे चलेगा कि कुल आयतन है कितना, ये भी बता देते हैं कैसे निकाल सकते हो। ऐसे मान लो कोई क्रिस्टल है तो ऐसे ऐसे उसमें संघटक कण है उसके, ये एक क्रिस्टल का निर्माण हुआ भाई। ठीक, तो इसमें जो है ये कोई ठोस है, यानी क्रिस्टल कोई ठोस है, तो ठोस का
कुल आयतन बराबर क्या लिख सकते हो, संघटक कणों का आयतन, जैसे यहां पर हमने लिखा है, ठीक, तो ये उनके कणों का ही तो आयतन है, तो कणों का आयतन धन प्लस खाली स्थान जो है, यहां पर जो रिक्तियां हैं, खाली स्थान, इसका आयतन, धन खाली स्थान का आयतन, ऐसे इतना लिख सकते हैं आप। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, बोर्ड भी भर गया है, पूरा मिटा देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, तो आगे हम चले, हट जाएं, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, उसके बाद चलते हैं। ठीक, अब हमको क्या पढ़ना है भाई, इकाई सेल हमको पढ़नी है। ठीक, अब हमको क्या पढ़ना है, इकाई सेल पढ़ना है। ठीक, रुको, बैटरी का लग रहा है कोई दिक्कत है कैमरे में, चलो कनेक्ट हमने कर दिया। ठीक, चलो, तो यूनिट सेल जो है वो हमको पढ़ना है। यूनिट सेल अर्थ क्या होता है, इकाई सेल, इसको हम और क्या क्या बोल सकते हैं, एकाकी कोष्टिका। ठीक, क्या बोल सकते हो, एकाकी कोष्टिका इसको बोल सकते हो, वो भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, लिख लो भाई, एकक कोष्टिका बोल सकते हो, ये भी इसका एक नाम होता है। ठीक, तो इकाई सेल, इकाई सेल में हमने कई पार्ट इसके देखे, तो इसका पहला जो पार्ट था वो क्या था, मूल इकाई सेल, क्या था, मूल इकाई सेल था। अब इसका जो एक पार्ट होता है, इसका एक अलग एक पार्ट होता है, वो क्या होता है, इसका एक पार्ट था, क्या था, सरल इकाई घनीय सेल, सरल इकाई घनीय सेल। ठीक, ये क्या है, इसका एक पार्ट है। इंक खत्म हो रहा है लग रहा है, दिखाई तो दे रहा है ना, चलो। ठीक, तो इसको हमको पढ़ना है, सरल इकाई घनीय सेल, लेकिन घनीय सेल, इसमें घन कुछ आ रहा है ना, घनीय सेल है यानी कुछ घन टाइप का होगा, तभी तो आ रहा है। घन यानी क्यूब, ठीक, घन यानी क्यूब। क्यूब किसको कहते हैं, ऐसे हमने बनाया था ना, इस टाइप का, इसी को क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। इसको नहीं कहते हैं भाई, पहले इसको मिला देंगे, जब मिला देंगे तो जो संरचना हमको मिलेगा उसको क्यूब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। ठीक, यही क्या है, घन है। इसमें जो ए बी सी होती है, क्या है, ए बी और सी क्या है, इसकी जो भुजा होती है, ए बी सी, ये क्या है, ये यक्स है, यक्स एक्सिस, ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये वाली भुजा वाई एक्सिस, ये क्या है, ये है जेड एक्सिस है। ठीक, इस पे क्या है, ये दूरी ए है, क्योंकि जो एक यक्स अक्ष के सापेक्ष जो दूरी है उसको हमने ए मान लिया है। यक्स अक्ष के सापेक्ष जो दूरी है उसको हमने ए माना, वाई अक्ष के सापेक्ष जो दूरी है उसको हमने बी मान लिया, और जेड अक्ष के जो सापेक्ष दूरी है उसको हमने सी मान लिया। ठीक, तो ए बी सी, यहां तक की दूरी सी है, यहां तक की दूरी ए है, यहां तक की दूरी क्या है, यहां तक की नहीं, यहां तक की बी है। ठीक, तो यहां पर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये क्या है, भुजा है। ठीक, और इनका जो कोण होता है, कोण भी 90 डिग्री का होता है। ठीक,
कोण क्या होता है, कोण भी 90 डिग्री का ही होता है। ठीक है, x और y के मध्य में जो कोण बनता है, x और y के मध्य में कोण, उसको हम अल्फा मानते हैं। ठीक, इसको हमने क्या माना, अल्फा मान लिया। अल्फा, इंक लग रही है, हल्का सा गड़बड़ हो गया है। ठीक, चलो लेक्चर भी खत्म ही होने वाला है कुछ देर में। फिर जो y है और z है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बीटा मानते हैं, और z और x के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम गामा मानते हैं। ठीक, तो ये दोनों तीनों 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ठीक, ये क्या है, तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, ये क्या है, ये कोण है इस घन के। ठीक, इसको ये भी आप लिख सकते हो, इसका एक नाम दे देते हैं। यार ये चल नहीं रहा है सही। हाँ, अंतरावकाशीय कोण दिखाई तो दे रहा है, कोण चलो वहां तक दिखाई दे रहा है। ठीक, ये क्या है, अंतरावकाशीय कोण है, 90 डिग्री पर ही होता है पूरा। ठीक है, अब क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए। हम आपको एक क्यूब बना करके उसको कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं उसमें क्यूब में। ठीक, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटाते हैं। मान लो दूसरा मार्कर यूज करते हैं भैया, चल रहा है, चल तो रहा है। चलो, मान लो हमने एक क्यूब बनाया ऐसे, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे, इसको इससे। ठीक, यहां पर एक मध्य में होता है, कण होता है। ठीक, जो संघटक कण है एक मध्य में होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, केंद्र। ठीक, यहां पर होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, फलक। सब अभी बताएंगे कि कैसे क्या है। ठीक, इसको भुजा के मध्य में कोई कण होता है, ये क्या है, भुजा है। ठीक, तो क्या है, भुजा बिंदु, इसको क्या लिख सकते हो, भुजा बिंदु। ठीक, और क्या क्या हो सकती है भाई, फलक हो गया, मध्य बिंदु हो गया। ठीक, और क्या है, इनके कोनों पर होती है, यहां पर होता है एक यहां होता है, एक यहां होता है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। कुल मिलाकर के कोनों पर 8 कण होते हैं। ये क्या है, कोना। ठीक, ये क्या है, कोने हैं इन क्यूब के। इस क्यूब के क्या है, वो जो कोना है वो। ठीक है, और ये क्या है, बॉडी सेंटर है, यानी इस पूरे क्यूब का केंद्र है। ठीक, अब देखो इस पूरे केंद्र में, पूरे क्यूब में जो केंद्र है, केंद्र कितना होगा, जैसे मान लो किससे बताएं आपको, चलो ये है, मान लो पावर बैंक है, इसको मान लीजिए कि ये एक क्यूब है। ठीक, क्या है, क्यूब है। ये मान लो, ये लंबाई चौड़ाई सब एक बराबर मान लो, बस है नहीं, मान लो। ठीक, तो इसमें क्या होगा, एक ही केंद्र होगा, यहाँ पर कहीं बीच में एक केंद्र होगा। जैसे कमरा है, एक क्या कह सकते हो इसको, एक क्यूब है, कमरे को अपने क्यूब मान लो। ठीक, घन मान लो, और उस कमरे में पंखा जो लटका होता है ना, पंखा बीच में पंखा लगा होता है ना, तो पंखा जो है केंद्र है उसका, मान लो। ठीक, क्या है, केंद्र है, एकदम बीच में होता है। ठीक, तो वो क्या है, एक केंद्र है। समझ पाए, उसी को क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर कहेंगे। और उसके बाद जो कोने हैं, तो ये बताओ, अच्छा एक चीज बताओ, ये जो केंद्र है बॉडी सेंटर, ठीक, केंद्र, ये एक कमरे में कितना हो सकता है। एक कमरे में एक पंखा लगाते हो बीच में, एकदम बीच में एक ही पंखा तो लग सकता है।
ऐसा तो नहीं कि एक कमरे में एकदम बीचों बीच में 50 पंखे लग जाएं, ऐसा तो नामुमकिन है ना। तो जो बॉडी सेंटर्ड होता है वो केवल एक होता है। इनमें कोनों की संख्या कितनी होती है? अपने कमरे में जहां बैठे हो सभी कोनों को गिनो, एक वहां, एक वहां, 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों 7 8। नहीं समझ में आया? देखो जैसे मान लो ये एक क्यूब है, नीचे वाला ये एक कोना, एक ये ऊपर वाला 2 3, ये नीचे 4, ठीक, और यहां ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक। कितने हो गए कोने? कोने हो गए 8। यानी एक घन में जो कोने होते हैं, कोने, इनकी संख्या होती है 8, ठीक। अब देखो अब क्या है, ये भुजा, भुजा बिंदु यानी भुजा पर जो भुजा पे जो क्या होते हैं, कण होते हैं, वे कितने होते हैं? तो भुजा इसमें कितनी है भाई? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। कितनी हो गई? 12 भुजा हो गए, ठीक। कैसे? अपने कमरे में भी गिनो। जैसे मान लो ये एक घन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कहाँ गया एक? हाँ इधर का ये नीचे वाला, ये 12। कुल मिलाकर के 12 कमरे हो गए। कंफ्यूज हो गए हो ना? कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है। यहाँ पर कुछ वर्ग टाइप का नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को बताता। चलो इससे देख सकते हो, इससे तो समझ जाओगे। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर क्या है और क्या आ गया? इधर आ गया ये 9 10 11, ये क्या है? 12। या मतलब कुछ समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो ना? फिगर से ही समझो, इस पे समझाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। चलो इसी से समझ लो भाई। इसमें क्या होते हैं, जो भुजा बिंदु होते हैं, आप लोगों के लिए कुछ स्ट्रक्चर में बना करके लाऊंगा अगले लेक्चर में, उसमें आप लोगों को ये भुजा बिंदु जो है क्लियर हो जाएगी। इस तरह से आप लोगों को नहीं क्लियर हो पा रहा है, कंफ्यूज हो जा रहे हैं आप लोग, ठीक। इसलिए भुजा बिंदु कितने होते हैं? भुजा बिंदु कितने होते हैं भाई? 12 होते हैं। और देखो फलक कितने होते हैं? फलक ऊपर का, एक नीचे का, एक दाएं का, एक बाएं का, 4, और एक आगे का और एक पीछे का। कितने हो गए? 6 हो गए। ऊपर नीचे दाएं बाएं 4, आगे और पीछे 6 हो गए। यानी जो फलक हैं, फलक, इनकी संख्या 8 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है भैया? इनकी संख्या होती है 8। इतनी चीजें क्लियर हो गई? हो गई ना? तो अब ये बताइए कि जो केंद्र पर परमाणु उपस्थित होते हैं उनको एक घन बनाने में कितना या फिर उनकी कितनी साझेदारी होती है? जो बीच में ये केंद्र पर एक बिंदु है, एक कण है, उसको एक क्यूब बनाने में, एक क्रिस्टल बनाने में उसकी कितनी साझेदारी होती है? एक कमरे में केवल एक ही तो पंखा लगा रहे हो, उसी पंखे से पूरे क्रिस्टल, मतलब पूरे कमरे में हवा जा रहा है। बीच में एक पंखा लगा, उसी से चारों तरफ हवा जा रही है। यानी उसका जो पंखे का जो साझेदारी है पूरे कमरे में हवा कवर कर रहा है, यानी वो 100% पूरे कमरे का कवर कर ले रहा है। तभी तो केवल एक पंखा है, यानी वो एक पूरे कमरे को कवर कर ले रहा है। यानी इसका जो बीच वाला जो है, इसका 100% का साझेदारी ये कर रहा है, ठीक। ये अपना एक मतलब घन को बनाने में, एक क्रिस्टल को बनाने में जो केंद्र होता है, केंद्र पर परमाणु, उसका 100% का योगदान होता है। इसका योगदान 100% का होता है, ठीक। अब क्या है भाई, अब फलक परमाणु का कितना होता है योगदान, ये जानिए भाई। मान लो ये एक दीवाल है, ठीक। ये क्या है? ये एक दीवाल है। अगर यहाँ पर बीच में अगर ये खाली स्थान अगर है, यहाँ
यहाँ पर अगर बीच में अगर खाली स्थान रहे और यहाँ पर अगर कोई परमाणु अगर रहे या अणु रहे तो 50% इधर का योगदान करेगा और 50% इधर का योगदान करेगा। यानी मान लो अगर कोई दो घर हैं या फिर दो कमरे हैं, दो कमरों के बीच में एक दीवार है, क्या है, एक दीवार है, तो उस दीवार पर दोनों कमरे टिके हुए हैं, दोनों कमरों के छत टिके हुए हैं, तो यानी वो दीवार क्या है, इस कमरे को भी बना रहा है, उस कमरे को भी बना रहा है, यानी 50-50% दोनों में शेयरिंग किया हुआ है। अगर जैसे देखो कोई दीवार है ऐसे बीच में, इसको भी रोका हुआ है, इसको भी रोका हुआ है, यानी 50% इस पे अपना एनर्जी दे रहा है, 50% इस पे, ठीक। तो इस कमरे को बनाने में इसका 50% यूज हुआ और इस कमरे को बनाने में 50% यूज हुआ। तो ये जो क्या है फलक है, ये कितने का योगदान देता है, 50% का योगदान देता है, ठीक। केंद्र 100% का देता है। कोनों पर जो परमाणु होते हैं वो कितने का योगदान करते हैं, ये आप जानिए अब, ठीक। या फिर उससे पहले ये फलक वाला ही जान जाइए, ठीक। जैसे मान लो ये फलक है, इसको अगर क्यूब है ऐसे रखा हुआ है ना, इसको अगर हम ऐसे कर दें, ये क्यूब है मान लो, ये अगर ये ऐसे क्यूब आपको रख करके दिखाया जा रहा है, ठीक, तो इसको ये ऐसे अगर हम कर दें, ठीक, इस क्यूब को ऐसे कर दें तो क्या होगा, जैसे मान लो ये देखो ये क्यूब है, इसको ऐसे हमने कर दिया तो ये दीवार है जो ये वाला जो है ये ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट जब हम इसको ऐसे कर देंगे, यानी ये ऐसे है ऐसे, लेकिन इसको हम ऐसे कर दें, ठीक, तो ये वाला ऐसे दिखाई देगा, ऐसे कोई बिंदु की तरह ये दिखाई देगा, सामने से आप देखोगे तो ऐसे बिंदु, ठीक। अब इसके चारों तरफ ये वाला जो है ऐसे हो जाएगा, ठीक, ये वाला ऐसे हो जाएगा, यानी इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, यहाँ पर भी तो कुछ क्रिस्टल होंगे इससे जुड़े हुए, तो इसका जो योगदान है 1 2 3 4 1/4